चलें जी। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को हमने डिफाइन किया था एज रेंज ऑफ एक्यूरेसी या मार्जिन ऑफ एक्सेप्टेबल एरर। और हमने कहा था कि जो रेंज ऑफ एक्यूरेसी या ये अनसर्टेनिटी की वैल्यू है, ये हम डिसाइड नहीं करते। एक्चुअली ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द मेजरमेंट, क्योंकि एरर का जो बुनियाद है वो आपकी मेजरमेंट से शुरू होता है। तो हमने इसको डिफाइन ही इस तरह किया कि अनसर्टेनिटी को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा वो हम उसकी रेंज ऑफ एक्यूरेसी कंसिडर करेंगे, मतलब वो हम उसकी अनसर्टेनिटी कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मीटर रूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, 0.1, वो उसकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो हम डिफाइन कर देते लीस्ट काउंट और दी हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। तो हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट हम किस केस में लेते थे? हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट हम लेते थे फॉर सर्टन केसेस जहाँ पर आपके पास जो डिविजन है, जो रिकॉर्ड जो मेजरेबल डिविजन है, दे आर लार्ज इनफ कि आप उनका इन बिटवीन का जो एक पार्ट है उसको आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। मैंने थर्मोमीटर की एग्जांपल दी थी। थर्मोमीटर एग्जामिनर इस एग्जांपल को काफी दफा इस्तेमाल करता है। मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर थर्मोमीटर की हम बात करें, तो थर्मोमीटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है दैट्स 1 डिग्री सेल्सियस, जो लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर होते हैं। लेकिन उसके जो डिविजन है, दे हैव अ सफिशिएंट गैप कि आप उसके सेंट्रल पार्ट उसको रीड कर सकते हैं, तो हम उसकी अनसर्टेनिटी पॉइंट्स में लेते हैं। मैंने कहा था किसी भी वैल्यू को जब हम अलोंग विद इट्स मार्जिन ऑफ एक्यूरेसी, मार्जिन ऑफ एरर लिखेंगे, तो हम उसको किस तरह लिख रहे होते हैं बेसिकली? हम उसको लिखेंगे जो एक स्टैंडर्ड वे था, दैट वाज लेट्स से द वैल्यू वाज ए प्लस माइनस डेल ए। तो ये जो डेल ए था, ये इसका एब्सोल्यूट एरर था। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर एज एन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, द रेंज, एब्सोल्यूट रेंज जो बताना था। फिर हमने डिस्कस किया था द रिप्रेजेंटेशन मैथड्स। ठीक है, कि हम अपने एरर को किस किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम एरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एब्सोल्यूट, जो कि एक्चुअल इसकी वैल्यू है एरर की। हम इसको इंटरमीडिएट एक स्टेज होती है इसकी कैलकुलेशन की, एज ए फ्रैक्शन ऑफ इट्स ओन वैल्यू हम इसको लिखते हैं। ठीक है, और फिर एक तरीके का हमारे पास होता है परसेंटेज फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया एज अ परसेंट। ठीक है, वो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा था मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। उसके अंदर हम लोगों ने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए रूल देख लिए थे। मैंने कहा था कि जो रूल एडिशन के लिए स्टैंड करता है वही सब्ट्रैक्शन के लिए, दे बोथ फॉलो द सेम रूल। अब रूल ये है कि अगर दो चीजें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट की जा रही हैं, और ऐड और सब्ट्रैक्ट होने वाली चीजों के अंदर देयर इज एन एरर, देयर इज एन अनसर्टेनिटी, तो जो उनका रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है उसकी जो अनसर्टेनिटी होगी वो उनका अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है ना, हम उसको एड अप कर देंगे। तो मैंने एग्जांपल ली थी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं x इज वन ऑफ द वैल्यू, y इज वन ऑफ द वैल्यू, और मैं थर्ड वैल्यू निकालता हूँ, दैट्स लेट्स से कि इट्स z। तो z जो है वो x प्लस वाई है, z की वैल्यू तो सिंपली आ जाएगी। जो एरर होगा z के अंदर वो डेल x प्लस डेल वाई करके निकलेगा। सिमिलरली मैंने कहा था कि अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तब भी मेरे पास प्रोसीजर यही रहता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हम ऐड कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के अंदर हमने देखा था, मैंने कहा था कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन फॉलोज द सेम रूल। यहाँ पर आपके पास जब आप दो चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, तो आंसर जो है वो डायरेक्टली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं आने वाली। आपके पास जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, एरर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में निकलेगा। एंड वो होगा क्या? वो इंडिविजुअल जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड होने वाली वैल्यूज है, उनका उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को आपने ऐड कर देना। हमने एग्जांपल ली थी, लेट्स से कि मैंने कहा कि एक वैल्यू थी x, उसके अंदर एरर था प्लस माइनस डेल एक्स का। एक वैल्यू थी y, उसके अंदर एरर था प्लस माइनस डेल y का। मैंने कहा था कि लेट्स से कि देयर वाज वैल्यू z, और वो x इंटू वाई थी। तो जो z का एरर निकलेगा वो सबसे पहले तो फ्रैक्शनल फॉर्म में निकलने वाला है। अब होगा फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ y, जो इंडिविजुअल वैल्यूज थी। यहाँ से फिर हमारे पास एक लिबर्टी थी कि अगर इस पूरे फ्रैक्शन को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो डेफिनेटली आपके पास क्या हो जाएगा? परसेंटेज में चला जाएगा। या फिर द वैल्यू ऑफ जी अगर मैं इसको ले जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू एरर की आ जाएगी। सेम प्रोसीजर हम लोगों ने डिवीजन के लिए कहा था, तो मैंने एक एग्जांपल ली थी रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट की। ठीक है, पास पेपर में इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने डिवीजन के अंदर भी वही रूल फॉलो किया था। सही है। अब लास्ट एक और चीज देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज अ रूल फॉर
कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स एंड पावर्स। ठीक है, हम मिला करके देख रहे हैं इस चीज को। तो कोएफिशिएंट्स एंड पावर्स, मतलब अगर मैं कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, व्हाई डू वी टेक आउट एब्सोल्यूट वैल्यू? देखिए, हमारे पास मैंने कहा था कि व्हेनेवर द एरर और अनसर्टेनिटी इज टू बी रिप्रेजेंटेड, इसका या तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद ये है कि इफ द एरर इज 9.1 प्लस माइनस 0.1, तो ये आपको एक एक्चुअल रेंज दे रहा है कि इसकी डेफिनेट रेंज है क्या, 9.0 से लेके 9.2 तक। तो एब्सोल्यूट एरर की सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा है। जब भी एरर एज एन बोला जाए कि अनसर्टेनिटी निकालनी है, एरर निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि वी आर रेफरिंग टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। या फिर हम एज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन रेफर करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा द वैल्यू इज 9.1 प्लस माइनस 1% एरर है इसके अंदर। ठीक है, रीजन ये है कि या तो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरर एक सफिशिएंट नॉलेज देगी कि मुझे अंदाजा हो जाएगा यार रेंज कितनी है, या फिर मुझे परसेंटेज से अंदाजा हो जाएगा जरा कितना परसेंट एरर आ रहा है इसके अंदर। फ्रैक्शनल फॉर्म आपको कभी भी सही वैल्यू नहीं देती। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वॉल्यूम किसी भी चीज का लिखता हूँ, मैंने कहा 120 प्लस माइनस 5 cm3। अब एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाली है ना, मेरे पास एक प्रॉपर रेंज आ गई कि जनाब 115 से लेके 125 तक का जितना भी वॉल्यूम होगा वो एक्सेप्टेबल रेंज होगा। इस वजह से एक्चुअली या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना जरूरी है। ज्यादातर हम यही वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर आपको परसेंटेज भी दे दी जाए, तो अगर आपको एग्जैक्टली मेजर करना है उतना, ठीक है, तो आप निकालेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ना कि एक्चुअली वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दैट सेम यूनिट कितना होगा आपके पास। ठीक है ना, तो इसलिए हम एब्सोल्यूट निकालते हैं। चले, तो हम देख रहे थे कोएफिशिएंट्स एंड पावर्स। कोएफिशिएंट एंड पावर्स कहाँ पर? फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी आती है जहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं, जहाँ पे हमारे पास पावर्स होती हैं। एग्जाम्पल में लूँ, मैं डायरेक्टली अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू कर रहा हूँ। मैंने कहा जैसे अगर मैं एरिया ऑफ अ सर्कल की बात करता हूँ, तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन टू बी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर अगर मैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर की बात कर दूं, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज टू बी गिवन एज 4/3 बाय आर क्यूब। या फिर अगर मैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड बात करता हूँ, तो दैट इज एल स्क्वायर। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं ये कि जनाब कॉन्स्टेंट्स कोएफिशिएंट्स वगैरह लगे हुए मेरे पास, पावर्स लगी हुई है मेरे पास। तो अब अगर मैं किसी भी ऐसी वैल्यू को ट्रीट कर रहा हूँ जिसमें जिसको पावर से गुजारना है मुझे, जिसको मतलब इसको कोई भी इसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो उसके एरर की ट्रीटमेंट क्या होगी? अब वो गौर से देखिए। सबसे पहले देखिए वो आसान तरीका जिस तरह याद रखा जाता है, जिस तरह याद रखवाया जाता है कि जनाब अगर ऐसा कोई केस हो जाए तो आप ये देख लेंगे। और फिर बिल्कुल एंड में इसके साथ देखेंगे इसकी एक्चुअल लॉजिक क्या है कि भाई ऐसा क्यों हम लोग ऐसा याद रख रहे हैं। देखिए, अगर मैं एरर निकालूंगा लेट्स से एरिया के अंदर, तो वो अगेन मेरे पास फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा जिस तरह मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में किया। इस कांस्टेंट वैल्यू पाई को इग्नोर किया जाएगा यहाँ पे। ये जो पावर लगी हुई है 2, ये एज अ कोफिशिएंट आ जाएगी, इधर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। एंड एरर वुड बी अगेन द फ्रैक्शनल एरर ऑफ आर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि मैं वॉल्यूम का यहाँ पे एरर निकाल रहा था, तो मैं कहूंगा कि जनाब 4/3 पाई प्रॉपर कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। 3 एज अ पावर था ना, तो वो नीचे आकर के, जिसे हम कहते हैं ना, एक बहुत ही कॉमन सा जुमला, नीचे आकर के मल्टीप्लाई हो गया। ऐसी कोई चीज नहीं होती कि नीचे आकर के मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन ये कि याद रखने के लिए वो कोएफिशिएंट के तौर पर आ जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा डेल आर इंटू आर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब इसका मैं एरर निकाल रहा था, तो यहाँ तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, मैंने ये इस तरह लिख दिया।
ठीक है। तो कॉमनली जो चीज याद रखी जाती है, जिस तरह बताया जाता है कि जनाब क्या हो रहा है, तो वो हम बोल देते हैं कि जनाब कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर दिया जाए और जो भी पावर है वो एज अ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाए। और आपके पास जिस चीज की भी आप अनसर्टेनिटी निकाल रहे हो फ्रैक्शनल फॉर्म में निकलेगी, फ्रैक्शनल से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी पावर की वैल्यू थी। वाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? याद रखने के लिए तो बहुत आसान है। तो थोड़ा सा इसका एक दफा एक लॉजिक समझ लो। अगर मैं एरिया की बात करूं, तो देखो एरिया को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। आर स्क्वायर का यही मतलब है ना, आर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि यहाँ पे कांस्टेंट लगा हुआ है। आप इसको एक मल्टीप्लिकेशन वाला केस कंसिडर करें। मैंने कहा देयर इज अ वैल्यू आर मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू आर। अब अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं या फिर डिवाइड हो रही होती हैं, आप उसकी अनसर्टेनिटी किससे निकालते हो? आप निकालते हो उनकी अनसर्टेनिटी एज अ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। कैसे होगा? डेल आर ओवर आर प्लस डेल आर ओवर आर, ऐसी निकाली जाएगी। ठीक है। अब अगर ये डेल आर ओवर आर दो दफा आ रहा है तो मैं सिंपली इसको ऐड करके ट्वाइस कर देता हूँ। तो इस वजह से ये जो कॉमन फ्रेज था कि जो पावर लगी हुई थी तो वो नीचे आकर के मल्टीप्लाई हो गई, वो एक्चुअली इसलिए मल्टीप्लाई हो रही है कि ये दो दफा अकर हो रही है। अच्छा, अब रही बात कि सर वो कांस्टेंट कहाँ चला गया? कांस्टेंट को गायब करने के पीछे क्या लॉजिक थी? देखिए कांस्टेंट को गायब करने के पीछे लॉजिक ये थी कि अगर पाई की वैल्यू लगी हुई है, वैल्यू में एरर है, तो वो पाई की वैल्यू का इफेक्ट एरर के साथ भी है और वो पाई की वैल्यू का इफेक्ट एक्चुअल वैल्यू के साथ भी है। सेम गोज ओवर हियर। कांस्टेंट है, दोनों चीजों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर वो दोनों चीजों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेटा मैं सिंपली क्या करता हूँ, कैंसिल आउट कर दूँ। तो सिंपली मैं बोलूंगा जनाब कांस्टेंट था, लेकिन कांस्टेंट क्योंकि कैंसिल आउट हो गया था तो वो नलिफाई हो गया, तो हम सिंपली उसको ऐसा कह देंगे जनाब इग्नोर नहीं कर दो, लगाने की जरूरत क्या है जब वो उसने कैंसिल आउट हो गया। अब सिंस इसकी अकरेंस ट्वाइस थी तो मैंने इसको ट्वाइस ऑफ डेल आर ओवर आर कर दिया। बेटा यही लॉजिक आपके पास यहाँ रहेगी, यही लॉजिक आपके पास यहाँ रहेगी। एक दफा मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ इसको। एल क्यूब वाला फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम अगर एल क्यूब है तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम एक्चुअली आपके पास बराबर है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब अगर आपने इसका एरर निकालना है तो जब चीजें डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रही होती है तो एरर निकालने का तरीकेकार आपके पास ये रहता है कि आप सबकी फ्रैक्शनल एरर्स को क्या करते हो, ऐड करते हो। ठीक है, आप सबके फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करोगे। तो बेटा जब ये थ्री टाइम्स अकर हो रहा है तो मैं अलग अलग लिखने के बजाय क्या कहता हूँ, इसको स्वाइस कर दिया। अब डेफिनेटली जो भी उसकी पावर लगी हुई है, पावर फोर लगी हुई है, वो फोर टाइम्स अगर होगा ना तो सिंपली हम उसको फोर से मल्टीप्लाई कर देते। सो दिस इज द रीजन कि हम इसको इस तरह करते हैं। अब इसी में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज गिवन टू बी लेट्स से 8.0 प्लस माइनस 0.2, रैंडम वैल्यू मैंने ले लिए, सेंटीमीटर। ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम स्फेयर का। ठीक है। अब अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा तो बेटा वॉल्यूम कैलकुलेट करना तो बहुत आसान था, मैं सिंपली फॉर्मूला लगाऊंगा। अच्छा, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए पूरा फॉर्मूला आपने 4/3 पाई, जिस तरह हम सॉल्व करते हैं, तो मैंने कहा 4/3 पाई एंड आर जो रेडियस की वैल्यू थी 8.0, उसको क्यूब कर दिया आपने। यहाँ से आप सबसे पहले वॉल्यूम की वैल्यू निकालें। ठीक है। तो वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास, आप साथ साथ मेरे कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है 4/3 आई 8 पावर क्यूब। ठीक है ना? अच्छा, अब ये वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है 21
44.6 2144.6 cm क्यूब। अब मैं फाइनल आंसर क्या लिखूंगा ये भी मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। आज हमने वो भी चीज देखनी है कि डेसिमल प्लेसेस एंड सिग्निफिकेंट फिगर की ट्रीटमेंट क्या होती है। अब मैं अगर इसका एरर निकालूंगा तो बेटा एरर निकालना बेइंतहा आसान होगा। देखो एरर निकालते वक्त ये 4/3 पाए तो इग्नोर हो जाएगा, 3 एज अ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, रीजन हम देख चुके हैं। डेल आर मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 8.0, ठीक है। यहां से मेरे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू आती है, तो मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से 0.2 बाय 8 वुड गिव मी 0.075। बेटा ये फाइनल आंसर नहीं है मेरा, दिस इज द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अच्छा अब इसमें से मैं एब्सोल्यूट की तरफ भी जा सकता हूँ। मैंने कहा कि अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी थी तो एब्सोल्यूट क्या होगी आपके पास, फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल आंसर द वैल्यू ऑफ वी। आपने इसको मल्टीप्लाई किया 214.6 से, ठीक है। एंड अगर आपको परसेंटेज चाहिए था तो परसेंटेज के लिए इस 0.075 को आपने सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो ये तो आ जाएगा 7.5%। बाकी एब्सोल्यूट की वैल्यू आप मेरे साथ कैलकुलेट कीजिएगा। एब्सोल्यूट की वैल्यू आपके पास होगी 0.075, 2144.6, 160.8, इसका यूनिट होगा CMQ, राइट। अब फाइनल आंसर मुझे कोड करना है वॉल्यूम का, तो फाइनल आंसर मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। मुझे अगर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फाइनल आंसर कोड करना है तो मैं इसको इधर लिखूंगा इन एज अ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अच्छा अब देखिए मैं वैल्यू क्या लूंगा यहाँ पे, मैं वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ 2100 प्लस माइनस 160। अब यहाँ पर आकर के शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये क्या सोच करके आपने सिग्निफिकेंट फिगर की सिलेक्शन की है, तो ये अभी बस देखने वाले हैं। या फिर लिखा जाएगा 2100 प्लस माइनस 8%, ठीक है जी। तो पहले तो मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये रूल समझ में आया है यहाँ पे कि मल्टीप्ली अगर हमारे पास गौर से देखा जाए तो ये जो पावर रूल है ये आपके पास अलग से कोई रूल नहीं है, बिल्कुल कोई मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाली बात थी। बस एक एडिशनल चीज ये थी कि कॉन्स्टेंट्स अगर लगे हुए तो हम उसको इग्नोर कर देंगे यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस। ये बे इंतहा अहम पॉइंट है अनसर्टेनिटीज के हवाले से। वो ना सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को मार्क करेगा, वो एक्चुअली आपसे ये भी टेस्ट करेगा कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को एंड डेसिमल प्लेसेस को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग मेरे साथ साथ देंगे ट्रीटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस। ट्रीटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस। अच्छा देखिए, अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल प्लेसेस की जो वैल्यू होती है उसकी सिलेक्शन रॉ डेटा के हिसाब से की जाती है, ठीक है। अब मैं अपनी प्रीवियस एग्जांपल से ही वैल्यूज ले लेता हूँ।
ठीक है। तो लेट्स से कि मेरे पास ये जो एक हमने सॉल्व किया था, मैं इसको एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने इसी को एज एन एग्जांपल रखा है, इन्हीं वैल्यूज को लेते हुए हम इसको ट्रीट करेंगे। अच्छा देखें, सबसे पहली बात, रॉ डेटा किसको रेफर करना है? बेटा ये जो आपके पास गिवन डेटा है, जो अनकैलकुलेटेड डेटा है, जो वैल्यूज आपके पास मौजूद थी जिसको आपने कैलकुलेट करना था, ये आपके पास कहला रहा है रॉ डेटा। इसको आप कह रहे हैं रॉ डेटा। ठीक है। अच्छा, इसको आप रेफर करेंगे एज कैलकुलेटेड वैल्यू या कैलकुलेटेड डेटा। ठीक है। अब इसमें दो अहम चीजें, एक है आपके पास द वैल्यूज, जो एक्चुअल वैल्यूज थी आपके पास, ये वाली रॉ डेटा की वैल्यूज। ठीक है। और दूसरी चीज थी आपके पास रॉ डेटा का एरर। सही है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, जो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस बाद में निकलेंगे। The significant figures in the calculated data must be equal to or 1 plus than the significant figures in the raw data। जो कैलकुलेटेड डेटा है उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितनी रॉ डेटा के अंदर थी उतनी या उससे एक ज्यादा, एक ही ज्यादा, कम नहीं, दो ज्यादा नहीं, एक ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे 2SF है, यहाँ पर आपके पास 2SF है, तो आई हैड अ लिबर्टी कि मेरा आंसर 2 या फिर थर्ड SF तक जा सकता था। ठीक है। तो रॉ डेटा, सॉरी, कैलकुलेटेड डेटा की जो एक्चुअल वैल्यू है, वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैलकुलेटेड वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर्स रॉ डेटा की वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर्स से मैच करने चाहिए, उतने ही या उससे एक ज्यादा, 1 प्लस की इजाजत है। दूसरा, आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर, जो कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर एरर आ, वो एरर आपके पास रॉ डेटा के एरर के बराबर या उससे एक ज्यादा चले। अब यहाँ पर मेरे पास वन सिग्निफिकेंट फिगर था, वन सिग्निफिकेंट फिगर था, तो ये मैंने टू सिग्निफिकेंट फिगर में रखा था। अगर ये वैल्यू मेरे पास 1.62 आ रही थी और मैं 1.62 कर देता तो ये गलत हो जाता। अब लेट्स से कि अगर आप प्रीवियस वाली एग्जांपल जहां पे मैंने कैलकुलेट किया है, तो इसका शायद मैंने कहीं रॉ वैल्यू कहीं लिखी होगी, मैंने नहीं लिखी। तो चलिए, अगर नहीं लिखी तो जाने दे। तो जो भी मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की होगी, इफ इट वाज डिफरेंट 1.6 समथिंग, डेफिनेटली आ रहा होगा। मैंने इसको राउंड ऑफ करके टू सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर लेकर आया था, क्योंकि ये वन सिग्निफिकेंट फिगर पे था एंड आई हैड ओनली अ मार्जिन टू गो अप टिल टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का पॉइंट सबसे अहम ये लिखेंगे। पहली चीज देख रहे हैं आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को, अब लिखेंगे द वैल्यू, द नंबर ऑफ SF, SF एज इन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। द नंबर ऑफ SF in measured values must be equal to or plus 1 to the SF of raw data। ठीक है। अच्छा, मैं इसी में अगर इसको ऐसा कह दूं कि एक्चुअली बात तो सेम ही है ना, अगर मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ कि मेजर्ड वैल्यूज
और एरर, दोनों के अंदर एक ही बात है, मस्ट बी इक्वल टू रॉ डेटा। रॉ डेटा से हमने कंपेयर करना है। सही है। तो एग्जाम्पल हम लोगों ने साइड में लिखी हुई है यहाँ पर, इसी एग्जाम्पल को हम लेकर के चल रहे हैं। अब आए डेसिमल प्लेसेस के पॉइंट के ऊपर। डेसिमल प्लेसेस, जो आपका फाइनल आंसर है जो भी, ये या ये, उसमें जो वैल्यू है और जो एरर है, उसके डेसिमल प्लेसेस सेम होने चाहिए। सो डेसिमल प्लेसेस ऑफ द वैल्यू एंड इट्स एरर मस्ट बी सेम। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों के डेसिमल प्लेसेस सेम होने चाहिए, दोनों की अगर इफ देयर इज पावर ऑफ 10 तो वो सेम होनी चाहिए। तो डेसिमल प्लेसेस को हम लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और इलाबरेट करूंगा, पहले लिख लेते हैं पॉइंट। डेसिमल प्लेसेस, अब लिखेंगे डेसिमल प्लेसेस ऑफ द वैल्यू अच्छा, अब ये वैल्यू कौन सी है, इट कुड बी अ कैलकुलेटेड और अ मेजर्ड वैल्यू, दोनों के लिए सेम है, कैलकुलेटेड और मेजर्ड। मतलब लेट्स से कि अगर मैं कोई चीज मेजर करके अलॉन्ग विद एरर लिख रहा हूँ, तब वहां पर भी मुझे डेसिमल प्लेसेस का ख्याल रखना है। मेजर्ड डिग्रीज ऑफ द वैल्यू मस्ट बी सेम एज डेसिमल प्लेसेस ऑफ इट्स एरर। ठीक है। तो ए एंड डेल ए मस्ट हैव सेम डेसिमल प्लेसेस। तो मैं इसको इस तरह भी लिख देता हूँ ताकि याद ध्यान में रहे कि हम एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि ए एंड डेल ए मस्ट हैव सेम। अब सेम क्या क्या होगा, यूनिट्स भी सेम होंगे, डेसिमल प्लेसेस भी सेम होंगे, एंड इन केस कोई पावर लगी हुई है 10 की, लाइक 10 पावर 3 10 पावर 4, तो वो भी आपके पास सेम होगी, पावर ऑफ 10। एग्जाम्पल्स इसकी देखो। अगर मैं कहूं कि a value is given to be 8, कोई भी एक रिकॉर्डेड वैल्यू थी, मैंने मेजर किया एंड एग्जैक्ट 8 आंसर आ रहा था, लेकिन आपके पास जो उसका इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, उसका लीस्ट काउंट था 0.1। अगर मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, इस मेथड इस वे में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो बेटा ये गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों है, इसका पहले सही तरीके कार देखो। सही तरीके कार है 8.0, इफ देयर इज नथिंग तो आप जीरो ऐड करोगे। अब ये आपके पास एक करेक्ट मेथड है। इवन के अगर आपके पास वैल्यू जा रही है, लेट्स से मैंने कहा 8 प्लस माइनस 0.001, तो बेटा ये इस तरह लिखना इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट वर्जन होगा आपके पास, आप इस आंसर को लिखोगे 8.000 प्लस माइनस 0.001। दिस इज द करेक्ट। रीजन क्या है इसमें, देखें 0.1 says that the margin is 8.1 and 7.9, तो मतलब जो चेंज आएगा वो फर्स्ट डेसिमल प्लेस के ऊपर आने वाला है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ चेंज इन द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। अब आपने डेसिमल प्लेस का मार्जिन ही दिया हुआ। द नेक्स्ट वैल्यू टू 8 इज 9, द प्रीवियस वैल्यू टू 8 वाज 7, तो आप 0.1 का चेंज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते। The next value of 8.0 is 8.1. The previous value to 8.0 was 7.9. तो यहाँ पे मैं 0.1 का चीज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। Same goes over here. यहाँ पे the next value was 9, preceding value was 7, लेकिन यहाँ पे
8.000 के केस में 8.001 is the next value. 7.9999 was the preceding value. आई बस समझ में, इसलिए डेसिमल प्लेसेस को मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास पावर ऑफ 10 लगी हुई है इसके साथ, लेट्स से if the value, any value was 9.4 into 10 raised to the power 3, और उसका जो एरर आ रहा था वो आपके पास आ रहा था 0.10 पावर -3 लिखनी पड़ी, ठीक है ना। और उसका जो एरर आ रहा था दैट वाज 0.002, ठीक है। तो बेटा ये इस तरीके से लिख देना गलत हो जाए, मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखूंगा। व्हाट इज द परफेक्ट वे टू राइट इट? मुझे पावर्स ऑफ 10 सेम रखते हैं, मैं इसको लिखूंगा 9.4 टेंस पावर -3 प्लस माइनस 2.0 इंटू टेंस पावर -3। दिस इज द करेक्ट मेथड। पावर्स भी सेम होनी चाहिए, और ज्यादा अच्छा मेथड इसका ये है, और मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं इसको लिखूँ 9.4 प्लस माइनस 2.0, ब्रैकेट क्लोज करके मैं एक साथ के निश्चित हूँ -3। आई वाज ओनली तीसरी बात जो हमने कही थी कि अगर लेंथ, लेट्स से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल ही समझा रहा हूँ, विद एग्जांपल ऑफ अ क्वांटिटी समझा रहा हूँ। अगर लेंथ आपके पास सेंटीमीटर्स में है, तो बेटा इसका जो एरर होगा उस एरर को भी आपने सेंटीमीटर्स के अंदर ही रखना है। ऐसा ना हो कि आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं मतलब सेंटीमीटर्स में, और एरर जो है आप मिलीमीटर्स में दे रहे हो, ये गलत हो जाएगा। तो यूनिट्स भी सेम होने चाहिए, पावर्स ऑफ 10 भी सेम होनी चाहिए, डेसिमल प्लेसेस भी सेम होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेटेड डेटा की रॉ डेटा से मैच करेंगे, कैलकुलेटेड डेटा के एरर की रॉ डेटा के एरर से मैच कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, दिस इज हाउ वी ट्रीट द डेसिमल प्लेसेस इन आवर कैलकुलेशन। यहाँ तक मुझे बताइएगा चीजें क्लियर है, तो हम फिर इसको फॉरवर्ड करें आगे, आगे लेकर के चलते हैं। चलिए बेस्ट हो गया। अब देखें आप फाइनली आपके पास क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे एंड आप एरर किस तरह निकाल रहे होंगे, ठीक है। हेडिंग लेंगे हम लोग कंपाउंड एरर्स। नाउ व्हाट आर कंपाउंड एरर्स? कुछ भी नहीं है कंपाउंड एरर्स, मतलब कंबाइंड, टोटल, एग्रीगेटेड, जो भी आप उसको बोलो। अब आपके पास लेट्स से एक वैल्यू आती है, एग्जांपल है, ठीक है ना। एक बिल्कुल रैंडम सी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई फॉर्मूला है, कोई सा भी एक फॉर्मूला है, एंड इट सेज कि x इज इक्वल्स टू, या चलिए ऐसे कर लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू a एक्स क्यूब अपॉन एल स्क्वायर। अच्छा, ये a इज नॉट अ कांस्टेंट, a भी एक क्वांटिटी है, x भी एक क्वांटिटी है, एल स्क्वायर भी क्वांटिटी। अब मुझे इसका एरर निकालना है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो वो तो बेइंतहा आसान है, मैं इजीली निकाल। लेकिन अगर मुझे डेल ए निकालना होगा कंपाउंड फॉर्म में, तो क्या मैं अलग अलग निकालूंगा? यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, यहाँ पे डिवीजन भी आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट्स, यहाँ पे स्क्वायर्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे क्यूब्स भी आ रहे हैं। तो देखो जब चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो उनका एक ही रूल है, और हत्ता कि अगर चीज पे स्क्वायर लगा हुआ उसके लिए भी एक ही रूल है, क्या? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड कर दोगे। तो बेटा यहाँ पे इसका एरर आपने बिल्कुल भी अलग से नहीं निकाला, आप इसका एक ही दफा में एरर निकालें। तो जितना ये खतरनाक लगता है उतना ये खतरनाक है नहीं, ये बेइंतहा आसान। मैं एरर निकालूंगा डेल ए अपॉन ए प्लस
अब x के ऊपर क्यूब था तो सिर्फ x का जो फ्रैक्शन है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल x ओवर x। सिर्फ x पे क्यूब था ना, तो सिर्फ इसका वो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ डेल l ओवर l। सिंपली आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो आ गई। अब यू नो दैट कि अगर आपको यहाँ से परसेंटेज चाहिए था, लेट्स से कि मुझे एब्सोल्यूट पहले निकाल लेते हैं, अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए थी तो एब्सोल्यूट वैल्यू का तरीकेकार क्या था, इस पूरे फ्रैक्शन को मैं ज़ाहिर है कि दोबारा नहीं लिख रहा, मैं इसको कॉपी कर दूंगा यहाँ पे यार, अगर एक सहूलत मैसर है तो उसको इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने कहा एब्सोल्यूट के लिए क्या करते थे भाई, एब्सोल्यूट के लिए हम इस y की वैल्यू को उठा करके पूरी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। और अगर मुझे परसेंटेज चाहिए था, लेट्स से कि मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, तो यार देखो परसेंटेज एरर के लिए हमने इसको पूरे फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करें, एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर्स के रूल्स याद रखने हैं। दूसरा आपके जहन में ये होनी चाहिए कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की ट्रीटमेंट किस तरह करनी है। ये चीजें आपके जहन में आपने कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म कर लेनी है। मुझे बताइएगा यहाँ तक क्लियर है, तो फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, चले। अब इसके एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं। गोइंग टुवर्ड्स पास्ट पेपर्स, पेपर 2 पहले स्टार्ट करवाऊंगा इस दफा में। तो हम पेपर 2 की प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब थ्योरी क्वेश्चंस में, थ्योरी पेपर्स में से क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं पहले वो देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन वर्क के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है। चले, अब यहाँ पे बड़ी मजेदार सी बातें समझनी है आप लोग आपने। क्वेश्चन है आपके पास, रेफरेंस इसका गिवन है, ठीक है। वो कहते हैं द वॉल्यूम वी। अच्छा देखो सिचुएशन बड़ी लंबी देगा, उसके अंदर आपने सिर्फ ये देखना है क्वांटिटी कौन कौन सी, ताकि आपको यूनिट्स का ख्याल रहे। वो कहते हैं द वॉल्यूम वी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग इन टाइम टी थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय द इक्वेशन। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम फ्लो रेट एक्चुअली वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम किसी भी लिक्विड का एक सर्टेन पाइप से, उसका एक फॉर्मूला आपको दे रखा हुआ है। उसने बोला, अब यहाँ ये की फीचर है, P इज प्रेशर, लेंथ L है आपके पास, C डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शनल इफेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C। मुझे C की वैल्यू मालूम करनी है, और वैल्यूज के लिए उसने मुझे टेबल बना के दी है। अब टेबल में आप ये देखो कि इसने V और T को, V ओवर T को एक सिंगल क्वांटिटी के तौर पे ट्रीट किया, मैं इसको एज अ सिंगल क्वांटिटी ही ट्रीट करूंगा। यहाँ पे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो चुका है। दूसरी एक और चीज जो आप लोगों ने देखनी होगी जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे, वो ये कि बेटा इसके साथ हेडर्स में पावर ऑफ 10 लगा हुआ, ये मिलीमीटर्स में गिवन है, तो जहां जहां पावर्स ऑफ 10 लगी हुई है वहां वहां आपने पावर्स ऑफ 10 का ख्याल रखना है। जहां जहां वैल्यू मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, किसी अदर यूनिट देन ऐसा यूनिट गिवन है, तो वहां पे आपको कन्वर्जन करनी होगी। सी निकालना है ना, देखो सबसे पहले मैं सी को सब्जेक्ट बना लूंगा, ठीक है, तो बेइंतहा आसान काम है। आप सी को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो द वैल्यू वुड बी पाई आर रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एल। और देखो वी अपॉन टी की उसने पूरी वैल्यू गिवन है, तो मैं इसको वी अपॉन टी पूरा ट्रीट कर रहा हूँ, मैं इसको टी ऊपर लेकर नहीं जा रहा हूँ। अब ये वो चालाकियां हैं, ये होशियारी है जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी, जिसको आप लोगों ने खुद ही देखना है इसको, मतलब किस तरह आप वैल्यूज को डील कर रहे हो। बेटा यहाँ पे मैंने पाई एज इट इज। अब पावर की वैल्यू जब मैं, प्रेशर की वैल्यू जब मैं लिखने जाऊंगा, तो आई वुड राइट 2.5 इंटू 10 पावर 3। आर की वैल्यू जब मैं लिखने जाऊंगा मिलीमीटर्स में है, मुझे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी होगा, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 0.75 इंटू 10 पावर -3।
और पावर लगी हुई थी इसके ऊपर 4, तो वो पावर मैंने एज इट इज इसके ऊपर रख दी है। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज है जरा उसकी तरफ आ जाते हो। डिनोमिनेटर में आपके पास एक और द कांस्टेंट एल की वैल्यू ऑलरेडी ऐसा यूनिट में गिवन है, तो मैं उसको एज इट इज रख दूंगा 0.250, और उसके बाद v बाई टी की वैल्यू 1.2, लेकिन 10⁻⁻6 के साथ है, तो 1.2 10⁻⁻6 आ गया। ठीक है, 1.2 10⁻⁻6। चलो, यहाँ से आप c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो जल्दी से c की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप अपने पास कीजिएगा। ठीक है, थ्री 0.75 10⁻³ पावर 4। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 8 0.250 एंड 1.2 10⁻⁻6। अच्छा, कैलकुलेटेड अपनी अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू बताइएगा, ताकि फिर हम यहाँ से मैच करेंगे इसको। 2454369.261। मुझे बताइएगा। 2454369.261। अच्छा, तो ये मेरे पास इतना मजेदार किस्म का आंसर क्यों आ रहा है? मैं अपनी कैलकुलेशन को दोबारा देख लेता हूँ। मुझे बताइएगा, आपने पावर्स ऑफ 10 का ख्याल रखा है, जहाँ पावर लगी हुई थी आपने वहां पे पावर लगाई होगी 0.75 इंटू 10⁻⁻3। उसके बाद पावर लगी हुई 4 की। दिस इज 8, L was 0.25 and 1.2 10⁻⁻6. ठीक है, 1.2 10⁻⁻6। अच्छा, इधर माय कैलकुलेटर इज नॉट सपोर्टिंग मी। आप मुझे अपना आंसर मेरे चैट में लिख करके बताइएगा। मेरे पास बहुत ही वियर्ड सा आंसर आ रहा है, इसको पर हम देख लेते हैं कि किसका आंसर गलत है। अच्छा, चले, 245। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है जिया। आंसर एक्चुअली इससे काफी डिफरेंट है। ठीक है, आंसर इससे काफी डिफरेंट है। अब मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अपनी कैलकुलेशन को जरा रिव्यू कर लीजिएगा। आंसर इसका आ रहा है 1.03 इंटू 10⁻⁻³ अपनी कैलकुलेशन को एक दफा दोबारा से लिख, 1.03 इंटू 10⁻⁻³ तो आपने अपनी कैलकुलेशन में देखना है कि आपने कहीं पे पावर कोई वैल्यू गलत तो इनपुट नहीं कर दी है। ठीक है, दिस शुड बी द आंसर। सही है, एक दफा देख लीजिएगा। आगे हमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं इसकी। बेटा, मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू अनसर्टेनिटी किस तरह निकालूंगा। फॉर्मूला आपके सामने है, एक्चुअली जिस चीज की अनसर्टेनिटी निकालनी है वो सी है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला जो है वो फॉलो कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो इसमें इस फॉर्मूला में आपके पास दो चीजें ऐसी आ रही हैं जो इग्नोर की जा सकती हैं। उसमें से वो एक है पाई और एक है ए, जिसको हम इग्नोर करेंगे। अच्छा, मैं पहले पूरा इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। आपके पास क्योंकि चीजें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रही हैं, तो जो अनसर्टेनिटी निकलेगी वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन निकलेगी, जिसको मैं बाद में एब्सोल्यूट के तौर पे निकाल सकता हूँ। अब वो फ्रैक्शन क्या होगी? अब ये है बहुत अहम बात। देखो, अगर मैं यहाँ पे जरा बहुत ध्यान से देखूं, अगर मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी सॉल्व कर रहा हूँ फॉर प्रेशर,
तो यहाँ पर वैल्यू है 0.05 डिवाइड बाई 2.5, इसके साथ पावर ऑफ 10 लगी हुई थी। तो पावर ऑफ 10 आपके पास अनसर्टेनिटी में भी होगी, पावर ऑफ 10 आपके पास एक्चुअल वैल्यू में भी होगी, और वो अल्टीमेटली आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जब मैं अनसर्टेनिटी निकाल लूंगा, बिकॉज इट्स अ रेशियो एंड रेशियो वुड रिमेन सेम, तो आई वुड नॉट बॉदर कि मैं ये पूरी वैल्यू उसकी वैल्यू के साथ लिखूं। तो अब देखो मैं वैल्यू किस तरह लिख रहा हूँ। मैं पहले स्टेटमेंट इसकी पूरी लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। मैंने निकालना है डेल पी ओवर पी प्लस आर के ऊपर पावर 4 था, तो 4 टाइम्स डेल आर ओवर आर। 8 इग्नोर हो गया था आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 दोनों पार्ट्स में होगा। तो डेल एल ओवर एल, कोई पावर नहीं थी उसके ऊपर, एज इट इज आ गया। उसके बाद ये पूरी टर्म ऐसे आ जाएगी, डेल वी बाई टी ओवर वी बाई टी। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यूज किस तरह पुट कर रहा हूँ। इसको मैंने कहा था 0.05 बाय जो इसकी वैल्यू थी 2.5। मैंने यहाँ पे पावर ऑफ 10 क्यों नहीं लगाया बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में था, तो वो आपके पास इवेंचुअली क्या हो जाना था, कैंसिल आउट हो जाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे पावर ऑफ 10 लगाने की जहमत ही नहीं की। तो 2.5 ये हो चुका हुआ। उसके बाद 4 टाइम्स, सेम गोज विद द रेडियस। देखो रेडियस को मैं अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट भी करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 0.01 टेंस ऑफ माइनस 3 डिवाइड बाई 0.75 टेंस ऑफ माइनस 3। तो मैं कन्वर्ट ही नहीं करूंगा, रेशियो सेम रहेगा मेरे पास। अगर एरर निकालना है सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ मैं, तो जाएगा 0.01 डिवाइड बाय 0.75 प्लस आपके पास डेल एल, इसकी वैल्यू अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी 0.001 डिवाइड बाय 250, 0.001 डिवाइडेड बाय 0.250, एंड आखिर में वी अपॉन डी था आपके पास 0.01 डिवाइड बाय 1.20, 0.01 डिवाइड बाय 1.20। बेटा मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा, इस पूरे को सॉल्व करने से मेरे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आएगी। मैं चाहूं तो इसी स्टेप के अंदर इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दूं, चाहूं तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर दूं, ठीक है। सिंस पहला सवाल कर रहे हैं, पहली कैलकुलेशन है, तो मैं चाहूंगा कि हम स्टेप बाय स्टेप, जरा भले से लंबा हो जाए कोई मसला नहीं है। तो बेटा सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा, और इस दफा अपनी कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई मिस्टेक ना हो इसके अंदर। बेटा मैंने कहा 0.05, आप साथ साथ कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। 2.5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 0.01 डिवाइडेड बाय 0.75, उसके बाद प्लस 0.001 बाय 0.250 प्लस 0.01 1.2, सिर्फ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.0856। अच्छा मेरी एक आदत ये है कि मैं इंटरमीडिएट वैल्यूज जो होती है ना, उनकी डेसिमल प्लेसेस थोड़ी सी ज्यादा लिख देता हूँ, जो मुझे पता है कि मुझे भी आगे फर्दर यूज करनी है, मेरा फाइनल आंसर नहीं है। रीजन क्या होता है कि जितना कम से कम मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखूंगा, मेरा आंसर एक्यूरेसी से नजदीक आता चला जाएगा। तो ये मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है, और मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि यार इंटरमीडिएट के अंदर जो है ना, इंटरमीडिएट स्टेजेस के अंदर आपने कैलकुलेशन अपनी जो वैल्यूज है उसको आप प्रोलॉन्ग रखो तो मसला नहीं होता। यहाँ पर आपने सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो सी की वैल्यू मैंने ऊपर कैलकुलेट की थी 1.03 ठीक है। तो मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा इन द वैल्यू ऑफ सी। अब वो एब्सोल्यूट एरर किस तरह निकाल रहा हूं मैं, 1.01 सॉरी 1.03 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। अच्छा जी, बहुत ही कोई तगड़ा किस्म का सा एरर आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 8.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। अब देखो फाइनली आंसर मैं किस तरह पुट करूंगा। अगर आप अपने, अच्छा पहली बात तो ये कि सर आपको कैसे पता कि आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना था, व्हाई नॉट परसेंटेज। तो देखो यहाँ पे इसने बोला था कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी,
जब तक कि वो परसेंटेज का टर्म यूज ना करे, आपने परसेंटेज एरर नहीं निकालना, आपने एब्सोल्यूट एरर ही निकालना है इसका। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी मतलब वो एब्सोल्यूट की वैल्यू मांग रहा है, वो हमने निकाल दी। अब ये जो आंसर है, ये मैंने सिर्फ एरर निकाल करके इसके सामने यहाँ पे रख दिया है। अब अगर आप अपने थर्ड पार्ट को देखो तो आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा पहले केस में, कि वो कहते हैं स्टेट द वैल्यू ऑफ सी एंड इट्स अनसर्टेनिटी। वियर्ड इन अ सेंस कि देखो, पार्ट ए के अंदर उसने एक वैल्यू निकलवा दी सी, पार्ट बी के अंदर उसने एक वैल्यू निकलवा दी डेल सी। अब पार्ट सी में वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों वैल्यूज को लिख दो, और उन दो वैल्यूज को दोबारा लिखने के एक नंबर दे रहा है। तो एक्चुअली यहां पर वो आपको जज कर रहा है कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को एंड डेसिमल प्लेसेस को किस तरह मैनेज करते हो। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज हैं 1.2, 2.5, 0.75, 0.25, तो इसका मतलब है कि तमाम की तमाम वैल्यूज टू सिग्निफिकेंट फिगर में। नाउ आई हैव अ लिवरेज टू गो अप टिल थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, तो आई वुड सेलेक्ट कि मैं 1.03 लिख दूंगा। ठीक है ना, मैं 1.0 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। मैं वन सिग्निफिकेंट भी, अच्छा नहीं, मैं वन में नहीं जाऊंगा क्योंकि टू गए तो मुझे टू या फिर थ्री पर जाना होगा, तो 1.1 तो नहीं कर सकता, 1.03 रखूंगा। तो मैं फाइनल आंसर में लिखूंगा 1.03 10 रेज़ टू द पावर -3। ये तो हो गई आपके पास सी की वैल्यू। अब डेल सी की वैल्यू देखो क्या लिखते हैं। एरर आपके पास वन 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 सिग्निफिकेंट फिगर में टू सिग्निफिकेंट फिगर जाने की इजाजत है, लेकिन एक मसला ये है कि ये है आपके पास 10⁻⁵ और ये है आपके पास 10⁻⁻3। तो मुझे इसको 10⁻⁻3 में कन्वर्ट करना होगा। मैं कैसे करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 0.00, सॉरी 0.09 10⁻⁻3। मैं 0.088 भी छोड़ सकता था, डेसिमल प्लेसेस आपके बढ़ जाते हैं वहां पे, तो मैंने इसको क्या लिखा, 0.09 10⁻⁻। बेटा ऐसे करने से अब आप देखिएगा कि मेरे पास डेसिमल प्लेसेस भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। डेसिमल प्लेसेस कैसे सेटिस्फाई हो रहे हैं बेटा, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है। ठीक है, मैं वही समझा रहा हूँ। डेसिमल प्लेसेस टू, डेसिमल प्लेसेस टू, अगर मेरे पास 0.088 करता तो थर्ड डेसिमल प्लेस की कहानी जारी होती। मैंने यहाँ से इसको बैलेंस आउट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास तीन है, इसमें दो थे, इसमें दो थे, इसमें दो थे, तो रॉ डेटा की वैल्यूज में टू थे, तो मैं यहाँ पर तीन तक जा सकता था, मैंने 1.03 आंसर लिख दिया। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास एक है, इन सब में एक था, तो आई हैड लिबर्टी वन और टू की, तो मैंने वन सेलेक्ट किया और मैंने इसको 0.09 क्यों किया, बिकॉज ये मेरे पास 10⁻⁻3 के अंदर था, मुझे इस वैल्यू को भी 10⁻⁻3 में लिखना। तो सारी चीजें बैलेंस आउट करके फाइनल आंसर मेरे पास इस फॉर्म में। क्लियर हुई ये बात यहाँ पर। चले, ये इस पे फर्दर कैलकुलेशंस होगी, फर्दर प्रैक्टिस होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। हम सिर्फ और सिर्फ इसकी कैलकुलेशंस और इसकी प्रैक्टिस देख रहे हैं, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है हम लोगों ने। मीन वाइल मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, ठीक है, जो कि आपने